Hello, dear 8th class students. Welcome to my channel, The Easy Science Journey. Today, we will start the chapter number 3rd, that is coal and petroleum. Okay, so come to page number 32. There are various substances that are used by us to fulfill our daily needs. Okay, these substances are known as resources. ठीक है, वो सारी चीजें जिनका यूज हम करते हैं अपनी डेली लाइफ की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनको कहते हैं रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज नेचुरल, ओके, एंड सेकंड वन इज मैन मेड और सिंथेटिक वंस. ठीक है, तो एज द नेम इंडिकेट्स, नेचुरल सब्सटेंसेस और रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर and man-made, they are made by human beings. Clear? So in your book there is given activity 3.1, and in this activity you have to write the examples of natural and man-made substances. So natural के example आ जाएंगे air, water and soil. Most common example air, water and soil. And man-made you can write plastics. Clear? You can write dyes, you can write paints. These can be some example of man-made resources. Okay, then Bojo is asking a question, can we use the natural resources forever? क्या हम हमेशा के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं? Then the answer is no, we cannot use the natural resources forever because some of the natural resources they are present in limited amount. वो एक सीमित अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में. जब उनकी लिमिट खत्म हो जाएगी, जब वो फिनिश हो जाएंगे, then we cannot use them. Clear? So on the basis of availability, ठीक है, on the basis of availability, the natural resources they are of two types. जो natural resources हैं वो further कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है? टू टाइप्स में. फर्स्ट वन इज inexhaustible natural resource and second one is exhaustible. ओके, सो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो प्रेजेंट है अनलिमिटेड अमाउंट में. ठीक है, जो कभी खत्म नहीं हो सकते बाय ह्यूमन एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड एयर. ठीक है, एयर को हम पोल्यूट तो कर सकते हैं पर उसको खत्म नहीं कर सकते. ओके, एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज उसके उल्टा, अपोजिट, दीज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट. So they can be finished, they can be exhausted by human activities. और इसके एग्जाम्पल जो आपके नेम ऑफ द चैप्टर है, दो एग्जाम्पल तो वो आएंगे, कोल एंड पेट्रोलियम. थर्ड वन यू कैन राइट नेचुरल गैस, जो हम इस चैप्टर में ही स्टडी करेंगे. ठीक है, ऑल्सो यू कैन राइट वाइल्ड लाइफ, यू कैन राइट फॉरेस्ट टू. ठीक है, जो जंगल है और जंगलों में रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी एग्जॉस्टेड हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा. क्लियर? सो this is all about the basic introduction of this chapter. Okay, then coming to the activity 3.2 given on page number 32. In this activity what will you do? You will divide your classroom, ठीक है, whole classroom, total students in different groups and each group will have 7 students. तो ये जो एक्टिविटी है वो एक ऐसे क्लासरूम के लिए दी गई है जिसमें जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो 35 है. तो 35 को डिवाइड कर दिया 5 ग्रुप्स में. ठीक है, 5 स्टूडेंट्स ईच. कितने? इस 7 इसमें 5 ग्रुप्स में कर दिया और हर ग्रुप में 7 स्टूडेंट है. अब जो 7 स्टूडेंट है हर एक ग्रुप में, उनको फर्दर हमने सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. तो सब ग्रुप में आ गया 1, 2 एंड 4. 4, 2, 1, टोटल 7 हो गए. अब ये जो नंबर है 7 को फर्दर डिवाइड किया, पहले कम नंबर फिर थोड़ा ज्यादा फिर ज्यादा. ये शो कर रहा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को, कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. तो अब आपने क्या करना है, हर ग्रुप को खाने का सामान दे दिया. खाने का सामान आप क्या दे सकते हो? यू कैन गिव देम पीनट, यू कैन गिव देम ग्राम, यू कैन गिव देम टॉफी एंड पॉपकॉर्न एक्सेट्रा. उनको बोला अब आप इनको खाइए, बट पहले कौन से, जो लेवल 1, ठीक है, ये आपका लेवल 1 जनरेशन है, ये लेवल 2 जनरेशन है और ये लेवल 3rd जनरेशन है. तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन को ऑफर कीजिए, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को. तो जब आपने सारा चीजों को नोटिस किया तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व दैट द कंजप्शन लेवल ऑफ ईच एंड एवरी ग्रुप इज डिफरेंट. ठीक है, कुछ ग्रुप में क्या था, जो नीचे वाले जनरेशन थी उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके यूज किया और सेव किया. थर्ड जनरेशन वालों को भी कुछ छोड़ा. कुछ ने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड वालों ने पूरे के पूरे जो खाने के आइटम्स उनको फिनिश कर दिया. तो दिस इज द एक्टिविटी विच इज एक्चुअली showing you that these eatables, जो खाने की चीजें हैं, these are the
एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये वो हैं जो खत्म हो सकती हैं, और अगर हम इनको, जो हमारी जनरेशन है फर्स्ट और सेकंड लेवल की, वही सारे रिसोर्स को यूज कर लेगी, देयर विल बी नथिंग लेफ्ट फॉर द थर्ड जनरेशन। जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो एक सिंपल एंड शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज इज गिवन टू यू दैट वी शुड यूज द नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली द exhaustible ones, in a wise manner, okay, so that we can leave something for the upcoming generations. That is all about the activity 3.2. Now coming to next heading, and next heading you have to learn two terms, okay. पहले हम separate term को study करेंगे, फिर इसके बाद एक इनसे combine करके term बनेगी fossils. अब fossils होते हैं जीवाश्म, ठीक है, जो living organism है उनके dead remains को बोलते हैं फॉसिल। फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो बचे हुए अवशेष हैं जीवित प्राणियों के आफ्टर देयर डेथ, दैट इज नोन एज फॉसिल्स। ये फॉसिल टर्म क्लियर होगी। अब एक और टर्म है फ्यूल। फ्यूल होता है ईंधन, एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग, कोई भी सब्सटेंस जो जलने पर हीट एनर्जी देता है, दैट इज नोन एज फ्यूल। अब फॉसिल क्लियर हो गया, फ्यूल क्लियर हो गया, अब दोनों को कंबाइन कर लो, तो दोनों को कंबाइन करके क्या बन जाएगा, फॉसिल फ्यूल। सो फॉसिल फ्यूल कैसे डिफाइन करेंगे, दीज आर द फ्यूल्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, जो जीवित प्राणियों के जो मरे हुए शरीर है उनके अवशेष से जो फ्यूल बनते हैं, दैट आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। Clear? So fossil fuels, there are three fossil fuel in your syllabus. You have to study. First one is coal, second one is petroleum, and third one is natural gas. इस पूरे चैप्टर में हम इन तीनों फ्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है, उनके यूजेस को स्टडी करेंगे। सो कम टू द फर्स्ट, दैट इज नोन एज कोल, ठीक है। जो फर्स्ट हम फ्यूल स्टडी करेंगे फॉसिल फ्यूल, उसको बोलते हैं कोल। तो इट इज ब्लैक इन कलर एंड हार्ड एज स्टोन। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी विशेषता है, वो क्या है, इट इज ब्लैक इन कलर एंड हार्ड एज स्टोन, ठीक है। और उसके बाद इसकी आ जाइए यूजेस पे, तो इसके हैं थ्री यूजेस। फर्स्ट है इट इज यूज इन कुकिंग, किस लिए यूज करते हैं हम कोयले को, कोक को कुकिंग में, ठीक है। सेकंड है इट इज यूज इन स्टीम इंजन्स इन द रेलवेज लाइन, ओके। तो रेल जो है, रेलवेज जो एक डिपार्टमेंट है, उसमें इसको यूज करते हैं स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए इन द स्टीम इंजन, ठीक है। तो ये हो गया टू प्रोड्यूस स्टीम इन रेलवे इंजन। देन थर्ड जो यूज है कोल का, इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है ये। अब थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं ऐसे प्लेसेस जहां पे हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ओके। हीट एनर्जी से बनती इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट प्लेस इज नोन एज थर्मल पावर प्लांट। कोल इज आल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर द थ्री यूजेस ऑफ कोल, ओके। नाउ आई होप कोल के बारे में आपको जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है दैट यू हैव ऑब्टेन्ड। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। पहली सोच रही है कि ये कोल आता कहाँ से होगा, ये कोयला कहाँ से आया होगा, ये कैसे बनता होगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन और हाउ कोल इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कोल फॉर्मेशन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, कोल फॉर्मेशन, कि ये कोयला कैसे बना। अब कोल फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू ऑल, ठीक है। सो इट इज अ स्मॉल स्टोरी। 300 मिलियन ईयर एगो, सोचो 300 मिलियन ईयर कितने टाइम है, तो उतने साल पहले क्या हुआ था, जो डेंस फॉरेस्ट इन वेटलैंड एरियाज, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट इन वेटलैंड एरियाज। अब डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल, वेटलैंड एरियाज होते हैं ऐसे एरिया जहां पे वाटर इज प्रेजेंट इन प्लेंटी अमाउंट, जहां पे वाटर जो है वो इकोसिस्टम का एक डोमिनेट मेंबर है, जहां पे पानी पानी ज्यादा होगा। क्लियर? सो डेंस फॉरेस्ट इन वेटलैंड एरियाज थे, कब थे, 300 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेसेस हुए, नेचुरल प्रोसेस हो सकता है जैसे बाढ़ है, ठीक है, तो फ्लडिंग, ड्यू टू फ्लडिंग, ओके, बाढ़ आई, एंड जो डेंस फॉरेस्ट की वेजिटेशन थी, वेजिटेशन क्या हो गई, बरीड, दब गई, बरीड अंडर, किसके नीचे भाई, सॉइल के, ठीक है, वेजिटेशन बरीड अंडर सॉइल।
अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, बहुत सारे टाइम के बाद, तीन कंडीशन है, बिल्कुल याद रखनी है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ठीक है, एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। ये तीनों कंडीशन अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, क्योंकि फॉसिल फ्यूल इन्हीं की प्रेजेंस में बनते हैं। हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर एंड नो ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो वेजिटेशन थी, ठीक है, जो डेड वेजिटेशन थी, इट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। ओके, पूरी स्टोरी क्लियर हो गई। देयर आर डेंस फॉरेस्ट in the low-lying wetland areas about 300 million years ago. With natural processes like flooding, they get buried into the soil further, deeper and deeper. Next, with under the condition of high temperature, high pressure, and in the absence of oxygen, the dead vegetation is slowly converted into coal. So it is the formation. ये किसका भाई डायग्राम है, किसका फ्लो चार्ट है ये? कोल फॉर्मेशन। क्लियर? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोल। क्लियर? नाउ इसी को आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लेना है। अगर आपको फ्लो चार्ट क्लियर है, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, सो दिस इज द कोल फॉर्मेशन। नाउ जो नेक्स्ट इसमें एक टर्म है, दैट इज कोल मेनली कंटेन कार्बन। कार्बन जो है एक एलिमेंट का नाम है, आप 9th क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, कोल इज मेनली मेड अप ऑफ कार्बन। So the process in which dead vegetation is slowly converted to coal, that is also known as carbonization. एक आपकी बुक में टर्म है कार्बोनाइजेशन, तो यू कैन राइट द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। अगर एग्जाम में कार्बोनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो भी कोल फॉर्मेशन ही है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, बिकॉज कार्बन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कोल। कार्बन एक एलिमेंट है जो आप 9th क्लास में स्टडी करेंगे। क्लियर? देन कमिंग टू द पेज नंबर 34, यू आर प्रोवाइडेड विद द पिक्चर ऑफ कोल माइन। ठीक है, कोल माइन की पिक्चर है, उसमें कोयले की खदान की पिक्चर आपको दिखाई गई है। यू कैन यूज योर इंटरनेट फॉर मोर डिटेल्स ऑल्सो अबाउट दिस पिक्चर्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोल है, अब जो कोयला है, ठीक है, इसको हम दो कंडीशन में ट्रीट करवाएंगे। एक, इसको हीट करना है। ये जो ट्रायंगल का साइन होता है बेटा, ये होता है हीट का। ठीक है, हीट करेंगे इसको किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम कोयले को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? बट अगर हम कोल को प्रोसेस करते हैं, हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ओके, देन it is this process is known as destructive distillation, and we obtain three main products, that is coke, coal tar and coal gas। समझ में आ गया? हमारे पास है कोल, उसको अगर हमने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया, हीट किया, तब हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बट अगर हमने उसको प्रोसेस किया, उसको हीट किया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, देन वी विल ऑब्टेन थ्री मेन प्रोडक्ट्स। फर्स्ट वन इज कोक गिवन इन योर बुक, सेकंड वन इज कोल tar, and third one is coal gas. And this process of change of coal into these three products, this is known as destructive डिस्टिलेशन। ये एडिशनल टर्म्स हैं, ये आपको हर क्लासेस में कहीं ना कहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इनको अच्छे से आपने स्टडी करना है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्लियर? सो now we will study about these three products obtained from coal: coke, coal tar and coal gas. So first one is coke. So coke की characteristic है, it is, first क्या आ गया भाई? coke। ठीक है, coke is black, tough and porous substance. Okay, अब इसके uses, it is used to prepare steel, steel की preparation में, and also in the extraction of metals. Okay, metals को extract करने में इसका use होता है। दो इसके uses है। Then coming to the next, that is coal tar। अगर आप बच्चों ने कभी सड़क बनते हुए देखी होगी या सड़क की रिपेयर होते देखी होगी, तो एक ब्लैक कलर का ऑयली लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत उसकी हमें जो नापसंद होती है स्मेल उसकी लिक्विड की होती है, जो सड़कों को बनाने में या रिपेयर करने में यूज होता है, दैट इज कोल तार। वो है कोल तार। ठीक है, इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल।
हमें इसकी स्मेल पसंद नहीं होती। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इट इज मेड अप ऑफ अबाउट 200, इसमें अराउंड 200 सब्सटेंसेस होते हैं विच आर यूज्ड टू मेक वेरियस मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स। ओके, एंड ऑल्सो जो नेफ्थलीन बॉल्स हम अपने घर में यूज करते हैं ना, जिनको हम फिनाइल की गोलियां बोलते हैं, ठीक है, ताकि कोई जो कीड़ा है, कोई वर्म है, वो ना लगे हमारे कपड़ों को या और चीजों को। जो नेफ्थलीन बॉल्स आती है ना फिनाइल की गोलियां, दैट आर ऑल्सो मेड अप ऑफ दिस कोल तार। क्लियर। और मेटेलिंग ऑफ रोड के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि रोडों पे जो रोड है उनको मेटेलिंग करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब नाउ डेज बिटुमिन दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कोल तार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कोल तार के बारे में क्लियर हो गया। कोक हमने स्टडी कर लिया। थर्ड वन आएगा हमारे पास कोल गैस। ओके, सो कोल गैस इज ऑब्टेन्ड व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड इनटू कोक। जब हम कोयले से कोक बनाते हैं, जो फर्स्ट पार्ट था, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था इसका कोल का, उस टाइम पे जो गैस बनती है दैट इज कोल गैस। ओके, कोल गैस। अब नाउ दिस गैस इज मेनली, इसका क्या यूज है, दिस इज मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल इन द इंडस्ट्रीज व्हिच आर सिचुएटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। जहां पे कोल को प्रोसेस करेंगे उन प्लांट्स के नजदीक जो इंडस्ट्रीज होगी, वहां पे कोल गैस को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। और आपकी बुक में एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में लिखा गया है कि कोल गैस इज यूज्ड फॉर लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग। ठीक है, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज हुई थी कोल गैस। फर्स्ट टाइम कब हुई थी, 1810 में। ओके, 1810 में ये यूज हुई थी कोल गैस फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। एंड ऑल्सो इट वॉज यूज इन 1820, 1810 में यूज हुई थी लंदन में, और 1820 में यूज हुई थी ये न्यूयॉर्क में फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग। बट नाउ डेज, आजकल it is not used as a source of light, it is used as a source of heat. So that's all for today. I hope this chapter is now, introduction part is clear to you. Thanks for watching. Please keep subscribing and sharing.